अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये एक डेरिवेशन है पेपर में जो अक्सर पूछता है कि हाइड्रोजन एटम का आपने रेडियस मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे। तो ये एक डेरिवेशन है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। वो ये कि जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रोटेट हो रहा होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट हो रहा होता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिट होगा वो एक ही ऑर्बिट बनेगा। तो मैं अगर आपको बनाकर दिखाऊं इसको, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर चूंकि एक ही ऑर्बिट जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट हो रहा है और एक ही ऑर्बिट है। तो लेट सपोज कि ये वो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा न्यूक्लियस से लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि एक ही शेल है उसका, उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा। यानी कि इसके ऑर्बिट से लेकर इसके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। और आज हम ये रेडियस मालूम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाइड्रोजन एटम चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है जो कि उसके न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट हो रहा होता है। अब कुछ हम इसमें सिंपल्स डिसाइड करते हैं। ई जो है हमारे पास क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एम जो होगा वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अलावा जेड जो है हमारे पास, जेड जो है हमारे पास वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, या आप इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, या आप इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो Z जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस, और R जो है हमारे पास वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। इसके अलावा जो V होगा हमारे पास वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो तब तक रिवॉल्व करेगा जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो आप अगर किसी रोप पे स्टोन को बांधकर रिवॉल्व करें, ये रोप है लेट सपोज और ये स्टोन इससे बंधा हुआ है, आपने अगर इसको रिवॉल्व किया तो ये अपने सर्कुलर ऑर्बिट में उस वक्त तक रिवॉल्व करेगा जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। यानी कि जब तक रोप बंधी रहेगी उस वक्त तक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। लेकिन लेट सपोज रोप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या होगा, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी थी, जो उसको स्टोन को उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जो उससे इस स्टोन को उसके सेंटर से अवे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये रोप ब्रेक डाउन हो जाएगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो स्टोन है वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिट के अंदर जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फार्मूला पता है, वो क्या होता है, mv² अपॉन r। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ZE² अपॉन r² कैसे आया, ये अभी आपको बताते हैं।
तो देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या थी, बेसिकली रिएक्शन फोर्स है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये रिएक्शन फोर्स है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है। अब चूंकि यहाँ हमारे पास एटम की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन, उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है एक नेगेटिव चार्ज को। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस। तो हमें पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कूलम्स लॉ के जरिए निकलता है। वो कूलम्स लॉ कहता है F=K(Q1Q2)/R²। तो जब मैं इस कूलम्स लॉ को अप्लाई करूंगा अपने हाइड्रोजन एटम के पर, तो हमारे पास होगा क्या, K जो था वो क्या था, कूलम्स कांस्टेंट था। तो यहाँ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Z में, जो क्या होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसके साथ साथ Q1 जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, Q2 जो हो जाएगा वो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी E से रिप्रेजेंट किया और प्रोटॉन के चार्ज को भी E से रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाय R²। R जो था वो रेडियस होता है बिटवीन टू चार्जेस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये हमारे पास, हमने इसको फॉर्मूला पुट किया तो क्या बन गया, F=Z E/E/R²। तो क्या बन गया, F=Z E²/R²। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बन गया। इसको मैंने पुट कर दिया इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले में। तो mv²/r Z E²/R²। अब कैंसिलेशन होगी, इस R² से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, R² से R कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया R, और ये mv² यहाँ आकर डिवाइड में आ गया और ये R उधर चला गया था। तो क्या बच गया हमारे पास, R=Z E²/mv²। अब हमें पता है, हमें v² क्या था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट के अंदर। अब हमें v मालूम करना है। तो v कैसे मालूम होगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, सिर्फ वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर हो NH/2π के। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट सिर्फ वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एटम के अंदर जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर हो NH/2π के। ये जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, mvr=NH/2π। v एज इट इज यहाँ रहने दिया, m और r यहाँ मल्टीप्लाई में थे, वहां जाकर डिवाइड में आ गया। तो क्या बन गया, v=NH/2πmr। ये हमारे पास एक v की वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन 2 है। इसको जब मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया तो देखें R=Z E²/mv², ये हमारी इक्वेशन 2 थी। इसमें पुट करूंगा मैं किसको, v की वैल्यू को। तो पुट करते हैं R=Z E²/m इंटू NH/2πmr, और ये इसका होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट ओपन हुआ, स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, n²h²/4π²m²r²। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड कभी भी नहीं होता मैथ्स में, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 4π²m²r²/n²h²। अब r² से r कैंसिल आउट हो जाएगा, m² से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, Z E² 4π²mr/n²h²। यहाँ बच गया 1। अब ये n²h² मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये पूरी सारी चीजें r से मल्टीप्लाई थी तो वहां आकर डिवाइड में हो जाएंगी। तो क्या बन गया, n²h²/Z E² इंटू 4π²m =r। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n²h²/4π²mZe²। अब चूंकि हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है और h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था,
4 एक नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और z जो है हमारे पास वो एटॉमिक नंबर है, और e जो है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब हमारे पास कांस्टेंट है। तो चूंकि सब कांस्टेंट है तो इसलिए हमने इनकी वैल्यू यहाँ मेंशन कर दी। 6.625 इंटू 10 के माइनस 34 है h की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 के माइनस 31, और e की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के माइनस 19 कूलम। तो इन तमाम कांस्टेंट को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो सिर्फ देखें n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। इन सब को कांस्टेंट को मैं सॉल्व कर दूं, क्या आ जाएगा, 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इंटू n स्क्वायर। अब 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो मैं इसकी जगह 1 एंगस्ट्रॉम लिख लेता हूँ, तो क्या बन गया मेरे पास r का फॉर्मूला, r इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। अब चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो हाइड्रोजन एटम का एक ही ऑर्बिट होता है, तो n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। तो जब n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या बन गया, r इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का रेडियस जो है वो ड्राइव होगा। तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन थी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। आज का ये हमारा टॉपिक था।